मॉर्निंग बच्चे। आज हम सीटेट क्लास में बाल विकास का जो सिलेबस है वह हम समझा रहे हैं कि बाल विकास में 22 चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है और आज हम उन्हीं चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं और चैप्टर बताने के बाद बारीकी से सारे चैप्टर को हम आप लोगों को विशेष रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। उस चैप्टर के बारे में बताएंगे, उस चैप्टर से जो टॉपिक है उस टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आज हमारा जो क्लास होगा वो सिर्फ हम आज साइकोलॉजी का बाल विकास के सिलेबस को पर ही आधारित है और हम देखते हैं क्या सब पूछा जाएगा। ये सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में ये 22 चैप्टर जो दिया गया है, इस 22 चैप्टर से सीटेट में सवाल आता है और इनको हम बारीकी से समझाने का प्रयास करें। ये पहला जो अध्याय होगा आप लोगों का साइकोलॉजी का, ये बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। इस चैप्टर में हम आप लोगों को समझाएंगे बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं में बालक की विकास कैसे होता है, बालक का विकास कैसे होता है अवस्था के अनुकूल, और प्रत्येक अवस्थाओं में बच्चे कैसे सीखते हैं, प्रत्येक अवस्थाओं में बच्चे के सीखने की प्रक्रिया क्या है, ये इस चैप्टर के अंतर्गत हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और विभिन्न आयु के अंतर्गत बालक का विकास वृद्धि किस प्रकार से होती है, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, प्रत्येक अवस्थाओं में कैसे होता है, ये सारा इसी पहला चैप्टर में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत। बालक का जो विकास होता है उसका कुछ न कुछ नियम होता है, उसकी प्रक्रिया, जो विकास की प्रक्रिया जो निरंतर चलने वाली होती है वह कुछ नियम पर आधारित होते हैं और इसके बारे में हम आप लोगों को दूसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे। निरंतरता का सिद्धांत ना, इसके बाद बहुत सारे निरंतरता का सिद्धांत होता है। इसके बाद मस्तिष्कोन्मुखी विकास, निकट से दूर की विकास, विकास की, बालक के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, एक रूपता का सिद्धांत, ये सारा सिद्धांत इस बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तीसरा जो अध्याय है साइकोलॉजी का, ये इसमें है आनुवंशिकता एवं वातावरण। आनुवंशिकता
जो माता पिता है और बच्चे का जो पूर्वज है, इसका इफेक्ट कैसे बच्चे पर पड़ता है, इसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रत्येक बच्चों में उनके आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। 50% ऐसे माता पिता का, और इसके बाद जो 50% है उसके नाना नानी के तरफ से, दादा दादी के तरफ से, वह पूर्वजों से न आते हैं और वह अपने उनके गुण के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ है आनुवंशिकता के बाद है वातावरण। वातावरण बच्चे को कैसे प्रभावित करता है, जैसे जिस प्रकार की वातावरण में बच्चे रहेंगे उसी प्रकार से बच्चे के अंदर संस्कार, विचार, संस्कृति का विकास होगा। अच्छा वातावरण बच्चे को देंगे तो उसका विकास अच्छा होगा। अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो विकास बच्चे का प्रभावित हो सकता है। ये सारे इसमें हम बताएंगे आप लोगों को, ये इसके आनुवंशिकता एवं वातावरण बच्चे को कैसे प्रभावित करता है। और इसी में हम आनुवंशिकता के अंतर्गत हम जीव नामक वंशज को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद चौथा जो चैप्टर है आपका अध्याय है वो समाजीकरण की प्रक्रिया है। ये चौथा अध्याय में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण इसमें हम पढ़ाएंगे कि बच्चे जब जन्म लेते हैं परिवार में, उसी समय से समाजीकरण इसका स्टार्ट हो जाता है ना। इसमें इस समाजीकरण की प्रक्रिया है और समाजीकरण बच्चे विभिन्न अवस्थाओं के अनुकूल बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है, समाज क्या है, उसमें किस प्रकार से संस्कार, विचार, संस्कृति का योगदान होता है, बच्चे समाजीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाते हैं, समाज प्राणी कैसे होते हैं, इस सारे के बारे में हम समाजीकरण के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पियाजे, कोहलर वर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। इसमें इस बार भी जो दिसंबर 2022 से जो एग्जाम हुई है, जो 7 फरवरी 2023 तक, इसमें भी पियाजे, कोहलर वर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से यानी बहुत सारे प्रश्न लगभग में पूछा गया है। बहुत सारे प्रश्न जो है जो पूछे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके पियाजे का जो सिद्धांत है, कोहलर वर्ग एवं वाइगोत्स्की का, इसको हम बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद छठा जो अध्याय है आपका, छठा अध्याय बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, ये जो हमारे गीजू भाई, भारतीय शिक्षाविद गीजू भाई जो है वह उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को दिया है और प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी ने जो दिए हैं उन सारे के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। ये छठा अध्याय है। उसके बाद सातवां चैप्टर है बुद्धि निर्माण बहुआयामी बुद्धि। ये बुद्धि निर्माण, ये सातवां साइकोलॉजी का जो चैप्टर है, अध्याय है, सातवां अध्याय है बुद्धि के निर्माण। बच्चे का बुद्धि किस प्रकार से विभिन्न अवस्था के अनुकूल आगे बढ़ती है ना, कब जो है मतलब बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, इसके बारे में हम बुद्धि का निर्माण कैसे होता है, बहुआयामी बुद्धि क्या है, और विभिन्न विद्वानों ने सिद्धांत जो दिए हैं बुद्धि का सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत,
द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत, ये सारे कुछ जो है सो इस बुद्धि में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट VR चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, ये बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी सिद्धांत। इसके बाद 8वां चैप्टर आपका आ जाता है भाषा और चिंतन। भाषा और चिंतन, इस चैप्टर में हम भाषा के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। भाषा क्या है, वाणी क्या है, बोली क्या है ना, ये क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारे अंदर भाषा होनी चाहिए। भाषाओं के द्वारा हम इच्छा को पूर्ति करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जब तक हमारे पास भाषा नहीं रहेगा तब तक हम अपनी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए भाषा बहुत ही आवश्यक है ना। ये सारे, इसके बाद भाषा में ना कुछ ऐसा होगा चौमिस्की है, इनके बारे में जो है हम पढ़ाएंगे। इसका क्रिएशन साहब है, इनके भाषा में ये भी हम पढ़ाएंगे। और चिंतन क्या है, चिंतन, इन चिंतन के बारे में भी हम बताएंगे कि चिंतन तब तक नहीं होती है जब तक कि कोई समस्या नहीं होती है। जैसे ही समस्या आ जाती है चिंतन स्टार्ट होता है। इसीलिए समस्या का आना बहुत ही आवश्यक है। समस्या आने पर ही हम चिंतन करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए चिंतन के लिए समस्या जरूरी है। ये सारे ये भाषा और चिंतन के बारे में हम पढ़ाएंगे 8वां चैप्टर में। 9वां चैप्टर अध्याय जो है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण, लैंगिक मुद्दे, यहाँ पर इसमें जो हम पढ़ाएंगे कि भेदभाव जो किया जाता है, लड़के ये काम नहीं कर सकते हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं ना, ये काम लड़की का है, ये काम लड़के का है। ये भेदभाव जो लैंगिक मुद्दा है, इसमें हम रूढ़िवादिता ना के बारे में जो है हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो समाज की जो रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह जो मतलब ग्रसित है, ये जिसके कारण समाज प्रभावित होते हैं, तो ये समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे का क्या योगदान है, कैसे प्रभावित करता है ना, ये सारे के बारे में हम पूर्वाग्रह और जो रूढ़िवादिता की धारणा के कारण हमारे समाज जो प्रभावित होता है, ये 9th चैप्टर में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 10वां चैप्टर है आपका वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस में ना ये व्यक्तिगत विभिन्नता में हम पढ़ाएंगे कि ये अलग अलग व्यक्ति के संस्कार, विचार, संस्कृति, सामाजिकता, हेरिडिटी अलग अलग होते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में भले ही जुड़वा क्यों नहीं हो, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। एक ही कक्षा में अनेक बच्चे हैं, लेकिन सभी की बौद्धिक क्षमता अलग अलग है, जिसके कारण बुद्धि के आधार पर वैदिक यानी बुद्धि के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता, इसके बाद कार्य के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता, चिंतन के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता, मतलब ये सारे व्यक्तिगत जिन जिन आधारों पर व्यक्तिक विभिन्नता पाया जाता है, सारे पर हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है 11 चैप्टर जो आपका होगा अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का अर्थ होता है सीखना ना। जब हम सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, कितना सीखे ना, किस प्रकार से सीखना चाहिए, ये सारे इसका मूल्यांकन कितना सीखे हैं ना, इसमें निदानात्मक, उपचारात्मक के बारे में हम बताएंगे ना। अधिगम का मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, इसमें जो है हम बताने का प्रयास करेंगे ना। अधिक कितना बच्चा जो है सीखा, कहाँ दिक्कत होती है, कहाँ त्रुटि होती है ना, उनका कितना बच्चे सीखे हैं, उसी का मूल्यांकन हम करेंगे 11 चैप्टर में, अध्याय में। अब इसके बाद आ जाता है आपको उपलब्धि। अब क्या है, उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। उपलब्धि का मूल्यांकन, बच्चे जो सीखा है उनमें क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है, बच्चे जो सीखा है उनमें क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है, इसके बारे में
हम पढ़ाने का प्रयास है। किस चीज की आवश्यकता है उनका मूल्यांकन करेंगे और यह मूल्यांकन सतत व्यापक होगा। लगातार सतत का होता है लगातार, व्यापक स्तर का होता है। विस्तृत क्षेत्रों में हम मूल्यांकन करते हैं। ये उपलब्धि और बच्चे का जो मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि कहाँ तक बच्चे उपलब्धि जैसे प्राप्त किए हैं, कहाँ समस्या होती है, इस साल के बारे में हम ये 12 चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसके बाद है 13 चैप्टर है। ये 13 चैप्टर में विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। ये 13 चैप्टर में विविध पृष्ठभूमि का कुछ प्रतिभाशाली बालक है, कुछ सृजनशील बालक है, कुछ समान आवश्यकता वाले बालक है, एक कुछ जैसे विकलांग बालक है, मतलब इन सारे के जैसे दिव्यांग बालक है, इन सारे के बारे में विशेष आवश्यकता वाले बालक की, विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बालक की पहचान करके उनको जिस प्रकार से शिक्षा दिया जाना चाहिए उस प्रकार से हम जैसे शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में हम विभिन्न पृष्ठभूमि के बालकों के पहचान करके बालक को उसी प्रकार से डायरेक्शन देना है। ये सारे जो है चीज 13 चैप्टर में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। विकलांग तथा अधिगम आवश्यकता वाले बालक की पहचान, कुछ अधिगम विकलांग तथा अधिगम आवश्यकता वाले बालक की पहचान ना। इसमें हम जैसे जो कोई लिखने में त्रुटियां, पढ़ने में त्रुटियां, न समझने में त्रुटियां, है ना, ये कुछ मस्तिष्क में जैसे सेरेब्रम में जो कुछ समस्या हो जाती है ना, उसमें जिसके कारण बालक की बोलने में, लिखने में, है ना, गणित की मतलब कैलकुलेशन में जो समस्या होती है, इसमें हम विकलांगता अधिगम आवश्यकता वाले बालक की पहचान करेंगे कि किसको कहाँ पर समस्या होती है। इसके बाद 15 चैप्टर में अध्याय में हम प्रतिभाशाली एवं सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान करेंगे। ये देखिए इसमें है प्रतिभाशाली बालक क्या है, सृजनशील बालक क्या है, विशिष्ट बालकों की पहचान, कुछ विकलांग बालक है उनकी पहचान करने का प्रयास हम करेंगे। इसमें मतलब 15 चैप्टर में करेंगे। 16 चैप्टर है। ये क्या है 16 चैप्टर में देखिए, बच्चों में सोचना एवं सीखना। 16 जो चैप्टर होगा हमारा, इसमें बच्चे में सोचना एवं सीखना, इनके बारे में हम बताएंगे। बच्चे कैसे थिंकिंग करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं और सोच करके कैसे सीखने का प्रयास करते हैं, इन सभी के बारे में हम बताएंगे। कि जब तक बच्चे के पास समस्या नहीं आएगी तब तक वह सोच नहीं सकता है, थिंकिंग नहीं कर सकता है। इसलिए ये सारे ही चैप्टर में बच्चे कैसे सोचते हैं एवं सीखते हैं, इस सारे के बारे में जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद 17 चैप्टर होगा शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। इसमें होगा शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। अब शिक्षण और अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या है, क्यों शिक्षण किया जाता है, क्यों सीखा जाता है और उनका प्रोसेस क्या है, इनके बारे में हम 17 चैप्टर में हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 18 चैप्टर है बच्चा एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। बच्चा एक समस्या समाधान और एक वैज्ञानिक के अन्वेषण के रूप में। बच्चा हमेशा खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। या कहा था कि बच्चा खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, तोड़ जोड़ करते रहते हैं, हमेशा तोड़ जोड़ के साथ जैसे होते हैं, करते रहते हैं। हाँ, इसमें और हमेशा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में खोजते रहते हैं। कुछ कहा गया है, किसने कहा है कि किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है, अगर बच्चे आग लगाता है तो लगाने दो, सतर्क आपको रहना। कहा है कि अगर बच्चे आग लगाता है तो लगाने दो, सतर्क आपको रहना है।
इसीलिए सतर्क रहना है, क्योंकि वो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं, वे अन्वेषण करते हैं, दूर जोड़ करते हैं और अपने समस्या का समाधान करते हैं। इसीलिए हमेशा बच्चे को क्रिया में लीन रहना चाहिए और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के शुरू से ही, जन्म से ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं और इन सारे के बारे में हम 18 चैप्टर में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 19 चैप्टर आएगा कि बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा। बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं समान प्रवृत्ति के तो सीख लेते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो तो सीख ही लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बच्चा है, कुछ मंदबुद्धि बच्चे हैं जिनको सीखने में कठिनाई होती है। तो उसके लिए अधिगम के लिए सरल बनाने के लिए, अधिगम को सरल बनाने के लिए अगर कोई वैकल्पिक अवधारणा है, नियम है, तो उन चीजों को बताने का हम प्रयास करेंगे। किसमें? बच्चों 19 चैप्टर में, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा के चैप्टर में। इसके बाद है 20वां चैप्टर है, क्या देखिए, संज्ञा एवं संवेग। इससे 20वां चैप्टर है संज्ञा एवं संवेग। संज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। इस संज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान भी होता है। संज्ञान को हम ज्ञान के रूप में जानते हैं, ज्ञान को ही संज्ञान करते हैं। एवं संवेग, सम का अर्थ होता है उद्दीप्त होना ना, आवेग उत्पन्न हो जाना ना, और इनके बारे में संज्ञान, अगर संवेग नहीं रहेगा, संज्ञान नहीं रहेगा तो हम नहीं सीख पाते हैं इन सभी यानी संवेग सहस्रावस्था में कितना होता है, इसके बाद मूल संवेग कितने होते हैं, और वैसे मैकडोनल्ड ने कितने संवेग के बारे में बताए हैं। सारे इस संवेग और संज्ञान के चैप्टर में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। 21 चैप्टर आएगा कि अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अभिप्रेरणा एवं अधिगम। इस अभिप्रेरणा में बच्चे को सीखने के लिए हमेशा अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। जब तक अभिप्रेरणा नहीं होगा, मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक बच्चे नहीं सीख सकता है। और अभिप्रेरणा से बच्चे सीखते हैं, है ना। और इसके बारे में अभिप्रेरणा एवं अधिगम में हम पढ़ाएंगे आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। और आंतरिक अभिप्रेरणा है ये क्या होता है? शक्तिशाली होती है। बाह्य अभिप्रेरणा वातावरण से बच्चे लेते हैं, जबकि खुद आंतरिक अभिप्रेरणा उसके अंदर उत्पन्न होती है। ये सारे अभिप्रेरणा के बारे में हम, और अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। इसके बाद है 22 चैप्टर होगा, ये अंतिम चैप्टर है। ये साइकोलॉजी का 22वां चैप्टर जो है ये अंतिम है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो पाठचर्या की जो रूपरेखा तैयार किया गया है कि बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से ढालना है, बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा देना है। बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि हमें शिक्षा दिया जा रहा है, उनको ऐसा लगे कि खेल खेल में शिक्षा देना है। ये जो पाठचर्या की रूपरेखा तैयार हुआ है बच्चे को समझाने के लिए, वह NCF 2005 के अंतर्गत हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इसी के साथ जो ये 22 जो साइकोलॉजी का जो चैप्टर है, हम सारे चैप्टर को बारीकी से हम समझाते हुए हिंट करेंगे। और इसके साथ आज का विषय वस्तु यहीं पर हम समाप्त कर रहा हूँ। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और
जो है शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आप लोगों को हम अधिक से अधिक सहयोग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।